I didn't know what extreme was. Tornadoes. दोस्तों, इस धरती पर हर एक प्राणी यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन। क्योंकि खाना पानी के बगैर तो कोई भी इंसान या जानवर फिर भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो कुछ ही मिनटों में ही अपना दम तोड़ देगा। और तो और बच्चे को माँ के गर्भ में विकसित होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो वो बच्चा वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धरती पर ऑक्सीजन शुरुआत से ही थी, जबकि ये सच नहीं है। तो इस बात के पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं मानवता के लिए आज के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड को। धरती पर जीवन कैसे आया और कौन कौन से कारक हैं जो धरती को उसे वहाँ पर पनपने और कायम रखने के लायक बनाते हैं। इस तरह के सवाल हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम रहे हैं, और इस विषय पर कई शोध पृथ्वी के जीवन को समझने के लिए किए जाते रहे हैं, और बेशक आगे भी किए जाएंगे। हाल ही में वो एक शोध में पाया गया है कि धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारे अनुमान के करीब 10 करोड़ साल बाद हुई थी, और तभी से धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आगे का रास्ता बना था। धरती पर 253 करोड़ साल पहले धीरे धीरे ऑक्सीजन के अंश आने शुरू हो गए थे, मगर वो इतने लार्ज स्केल पर मौजूद नहीं थी कि इनसे कोई बहुत बड़ी लाइफ साइकिल सस्टेन हो जाए। इसी लाइफ साइकिल को विकसित करने के लिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में पहली और सबसे बड़ी ग्रोथ 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन पीरियड की शुरुआत के तौर पर भी जाना जाता है, और ये धरती की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऑक्सीजन की शुरुआती मौजूदगी के बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव और नोटिसेबल फ्लक्चुएशन आई। इसका मतलब कि जो आज के समय में हम अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन चार्ट में देखकर बता देते हैं, वो उस समय किसी स्टेबल स्थिति में नहीं थी। इस उतार चढ़ाव में मौजूदा ऑक्सीजन और मीथेन जैसी बाकी ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक रिलेशन भी दिखता था, जिससे पृथ्वी पर अतीत में हुए एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद मिलती है। दरअसल उस टाइम पीरियड में पृथ्वी ने 4 बड़े हिमयुग यानी कि आइस एज झेले थे, जिनके बारे में हमने आपको अपनी हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी सीरीज में भी बताया था। अब इसी हिमयुग के आने से मीथेन, जो कि वातावरण को गर्म रखती थी, वो खत्म होने लगी थी। उस समय सूर्य के क्रिएशन के बाद कॉस्मिक लेवल पर बहुत ज्यादा साल न बीतने की वजह से हमारे सूरज की रोशनी भी आज से काफी कम थी, और वो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए काफी नहीं थी, जिससे वातावरण ठंडा होने लग गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छा गई। और कुछ इस तरह धरती हिमयुग के दौरान लाखों सालों तक बर्फ में ढकी रही। हिमयुग से धरती को उबारने में भी इसी ऑक्सीजन का श्रेय रहा है। जब हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन पर सब कुछ जम गया था, तब इस बदलते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन एक विष के समान हो गई थी, क्योंकि वो उसके आदी नहीं थे। लेकिन इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ। ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेते थे, जैसे कि हम लेते हैं। और फिर करोड़ों सालों का समय लेकर इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज की दुनिया की नींव रखी। हमारे वैज्ञानिकों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ बर्फ से ढका था, तब उस समय से ये धरती कैसे उबर पाई थी। दरअसल जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई थी। इस वजह से सतह के नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया था। उसी समय ज्वालामुखियों में हुए विस्फोट के चलते धरती गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई थी, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, जिसने तापमान को काफी हद तक बढ़ा दिया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले हम यही सोचते थे कि यदि वातावरण में ऑक्सीजन पहले से स्थिर रूप में मौजूद थी तो ये चौथे हिमयुग की घटना क्यों हुई थी। फिर हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर थी ही नहीं। शोध के अनुसार चौथे हिमयुग से पहले जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती थी तो बर्फ पिघलने लगती थी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती थी तो फिर से एक नया हिमयुग पार्शियली शुरू हो जाता था। लेकिन चौथे हिमयुग के बाद से ऑक्सीजन के लेवल में संतुलन आया। उसी वजह से हिमयुग का कॉन्सेप्ट भी तभी से खत्म हो गया, कम से कम अगले कुछ मिलियन सालों तक। तो एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने से अरबों साल पहले धीमी हुई उसकी घूर्णन की गति यानी रोटेटिंग स्पीड का भी योगदान था, क्योंकि आज तक काफी सारी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन कहीं न कहीं उसके रोटेशन पर भी निर्भर करता है। अब अगर बात करें कि धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो वैज्ञानिकों द्वारा जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा सहमति जताई जाती है वो है फोटोसिंथेसिस की। इस थ्योरी के हिसाब से आज से करीब 2-2.5 अरब साल पहले धरती पर छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरियम एलिमेंट यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें केवल लेंस से ही देखा जा सकता है, वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सूरज की रोशनी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के तहत ऑक्सीजन रिलीज करने लगे होंगे। फिर क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, या यूं कहें कि पहले तो वो सोलर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं और फिर इस एनर्जी को लेने के बाद प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी तरह ऑक्सीजन धरती पर आई होगी। मगर इस पूरी कहानी में एक सवाल फिर उठता है कि जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो फिर बार बार ऑक्सीजन घटी कैसे। तो इसके पीछे की मुख्य वजह है ज्वालामुखी। दरअसल उस समय नई नवेली बनने के कारण पृथ्वी के गर्भ में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसे बाहर निकलने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते थे, और धरती की यही गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती थी और उससे लावे के रूप में बाहर निकलते थे धरती के अंदर मौजूद तरह तरह के मेटल एलिमेंट।
एलिमेंट जो कि धरती पर फैल जाते थे। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि जब किसी लोहे की चीज को हम बाहर खुला रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से लोहे की चीज पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। और ठीक यही हुआ धरती से निकले हुए उन पिघले हुए मेटल्स के साथ, जो धरती पर इस तरह से फैल रहे थे कि धरती पर फैलते ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे और एज यूजुअल उन पर रस्ट जम रहा था, जिसके सबूत वैज्ञानिकों द्वारा बाद में हुई पुरानी चट्टानों पर खोज से मिले हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से इन्हीं मेटल्स के साथ कुछ ऐसी गैसें भी निकलती थी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती थी, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ भी मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन करके एटमॉस्फेयर से उसे भी लगातार खत्म करने लगी थी। और यही वजह थी कि जो सूरज की रोशनी से माइक्रोब्स ऑक्सीजन बना रहे थे, उस ऑक्सीजन को धरती के गर्भ से निकलने वाले मेटल और तरह तरह की गैसें ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दे रही थी। और यही कारण था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार घट बढ़ रही थी। हालांकि बाद में स्टेबल हो गई और स्टेबिलिटी आज तक भी बनी हुई है, जिसकी वजह से धरती पर सही ढंग से जीवन भी चल रहा है। लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते अक्सर यही सुनने में आता है कि बहुत जल्द धरती पर ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। तो जरा ये भी जान लेते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा हो भी सकता है या नहीं, कि ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि बढ़ती आबादी के चलते आज पेड़ पौधों को लगातार काटना इंसान की फितरत बन चुकी है, और सब कुछ जानकर भी हम अनजान बनकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई होती रही तो धरती पर वो समय भी आ सकता है जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। आपको बता दें कि अगर धरती से मात्र कुछ सेकंडों के लिए भी ऑक्सीजन गायब हुई तो इसके बेहद घातक परिणाम होंगे। अगर ऑक्सीजन गायब हुई तो दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। ऑक्सीजन के बिना बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहन चलना बंद कर देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले विमान अचानक धरती पर नीचे गिर जाएंगे। इसके अलावा धरती काफी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, बेहद खूबसूरत और नीले रंग का आसमान काला दिखाई देने लगेगा। इमेजिन कीजिए इन तस्वीरों को, और ये नजारा कैसा होगा इसके लिए आप किसी भी भूतिया जगह की कल्पना कर सकते हैं, या यूं कहें कि धरती का रंग रूप ही बदल जाएगा। ऑक्सीजन के नहीं होने से समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, जिससे पानी से भरी हुई झीलें और नदियां खाली गड्ढे के जैसे दिखाई देने लगेगी। और बिना पानी की नदियां तो सही मायने में नदियां होंगी ही नहीं, क्योंकि उनमें बहने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। इसके अलावा धातुओं के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके लिए किसी भी तरह की वेल्डिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में भी देखने को मिलता है। भले ही सुनने में ये सब आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन के न होने पर यही हमारी सच्चाई बन जाएगी, या यूं कहें कि यही हमारा अतीत बन जाएगा। क्योंकि इंसानों का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। जीवित कोशिकाएं फूलने के बाद फट जाएंगी, इसलिए इंसान की मौत सांस न लेने की वजह से नहीं बल्कि फूलने की वजह से हो जाएगी। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि इंसानों को इसके अलावा भी कई प्राण घातक नुकसान होंगे। अगर दुनिया से सिर्फ ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए ही गायब हो जाए तो कानों के पर्दे तक भी फट सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक से गायब होने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके कानों पर असर कर सकता है। अब ये सब बताकर हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि सावधान करने का है कि अभी भी समय है। हम सबको मिलकर जगह जगह पौधे जरूर लगाने चाहिए, ताकि वो बड़े होकर वृक्ष बने और इन्हीं पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रह सके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी को पेड़ काटते हुए देखेंगे तो आप उसे ऐसा करने से रोकेंगे, और आप भी अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे और उनकी रखवाली भी करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद है और अभी तक आपने कितने पौधे लगाए हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।